गुड मॉर्निंग। 9th के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। तो गंगा नदी तंत्र का मतलब क्या होता है, यानी गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो गंगा नदी के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं। गंगा जो है बड़ी ही पवित्र नदी मानी जाती है और इसका पानी जो है बहुत ही स्वच्छ होता है। इसके लिए एक साइंटिफिक रीजन भी बताया जाता है कि पानी गंगा का स्वच्छ क्यों होता है। तो इसमें बताया जाता है कि एक बैक्टीरियोफेज नामक जो है एक वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। तो ये वायरस जो होता है ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है। जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको मार देता है। इसीलिए गंगा जल जो है बड़ा ही स्वच्छ होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और इसका मुहाना कहाँ पे है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में जो है गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है और ये नदी जो है उत्तराखंड के बाद में फिर उत्तर प्रदेश के बाद में फिर बिहार, फिर झारखंड और ये फिर बंगाल, और फिर बंगाल के बाद में ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो भारतीय राज्य है और फिर एक बांग्लादेश, यानी दो देशों से होकर ये नदी बहती है। एक तो भारत और एक बांग्लादेश। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 है ना किलोमीटर। ये गंगा की लंबाई है। हालांकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसकी लंबाई देखा जाए तो 2900 किलोमीटर है, जबकि सिंधु नदी की जो लंबाई है वो थोड़ा सा कम है ब्रह्मपुत्र नदी से, 2880 किलोमीटर है। तो सिंध और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये विदेशों में बहती हैं, हमारे भारत में इनकी लंबाई कम है। तो इसीलिए जो है गंगा जो है सबसे भारत की लंबी नदी मानी गई है। अब हम लोग जो है गंगा नदी को यहां थोड़ा देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। जिसे ये गंगोत्री क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। अब गंगोत्री ग्लेशियर से ही जो है गंगा नदी निकलती है और फिर ये उत्तर प्रदेश से फिर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश में होते हुए और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी। तो गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये स्थान गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। लेकिन जब ये गंगा नदी यहाँ ये जो उद्गम होता है इसका शुरुआती जो नाम है इसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है इसका? भागीरथी। इसको भागीरथी कहते हैं, भागीरथी। लेकिन होता क्या है कि इधर से जो है एक नदी आती है, इसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है इसका? अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदियां जो है जब आपस में मिल जाती हैं, कहां पे मिलती हैं? इस जगह का नाम है देवप्रयाग।
देवप्रयाग कहाँ पड़ता है? ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। तो जब भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां जब मिल जाती हैं तो देवप्रयाग में, तो इसका नाम गंगा पड़ जाता है। कहने का मतलब है कि गंगा को पहले भागीरथी कहते हैं, लेकिन जब देवप्रयाग में अलकनंदा इससे मिल जाती है भागीरथी नदी से, तो इसको गंगा कहने लगते हैं। अब गंगा और आगे बढ़ती है, एक स्थान आता है हरिद्वार। हरिद्वार, तो हरिद्वार में जो है गंगा पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहने का मतलब इससे ऊपर जो है पहाड़ में रहती है, लेकिन पहली बार जो है यहाँ से गंगा की मैदानी यात्रा शुरू होती है। उसके बाद में फिर ये जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ये होते हुए और फिर ये जो है नदी आगे बढ़ती है। अब देखिए फिर क्या होता है, यहाँ पे जो है एक जगह पड़ता है कन्नौज, नाम नहीं लिखेंगे। तो कन्नौज जो है, कन्नौज में एक इधर से नदी आती है जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा, तो रामगंगा जो है कन्नौज में आके गंगा से मिल जाती है। फिर यहाँ पे जो है और आगे बढ़िए तो एक स्थान आता है प्रयागराज। क्या नाम है इसका? प्रयागराज। तो प्रयागराज में जो है एक नदी इधर से आती है, एक नदी जो है इधर से आती है, यमुनोत्री। ये जगह है यमुनोत्री। तो यमुनोत्री जो है उत्तराखंड में पड़ता है और यमुना नदी यहीं से निकलती है। इसका कौन सी नदी है? यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है दाहिने साइड से जो है ये प्रयागराज में जाके मिल जाती है। फिर और आगे अगर बढ़िए तो एक जगह पड़ता है सिरसा। तो प्रायद्वीपीय पठार से एक नदी आती है जिसका नाम है टोंस। क्या नाम है इसका? इसका नाम टोंस है। ये नदी जो है सिरसा नामक स्थान पे मिल जाती है। उसके बाद में जो है इधर से एक नदी जाती है, पीलीभीत जिला से निकलती है, इसका नाम है गोमती। गोमती जाके मिलती है गाजीपुर नामक जगह पे। अब गाजीपुर के बाद में फिर बिहार में आप चले जाइए तो एक जगह पड़ता है छपरा। कौन सा जगह है? छपरा। तो इधर से एक नदी आती है, इसका नाम है घाघरा। क्या नाम है? घाघरा। घाघरा जो है छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। फिर जब और आगे बढ़िए तो एक स्थान आता है पटना। क्या आता है? पटना। तो पटना में जो है इधर से एक नदी जाती है, सोन नदी। सोन नदी। पटना से और आगे अगर आप बढ़ेंगे तो एक जगह हाजीपुर में, तो इधर से एक नदी आती है गंडक नदी। क्या नाम है उसका? गंडक नदी। गंडक के बाद में जो है गंडक जो है कहाँ मिलती है? हाजीपुर नामक जगह पे। उसके बाद में एक नदी इधर है, इधर से आती है कोसी नदी। कोसी नदी ये भागलपुर में मिलती है, बिहार में। फिर जो है एक नदी और है महानंदा। इसका नाम है महानंदा। ये मिलती है मालदा में। मालदा यानी पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये सब जो है बाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदियां हैं गंगा की। और अगर दाएं साइड से देखा जाए तो यमुना है, टोंस है, सोन है। ये सब नदियां जो है दाएं साइड से मिल रही हैं। इसके अलावा जो है इधर से यमुना की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। जैसे एक नदी है चंबल नदी। इसका नाम क्या है? चंबल।
ये इटावा के पास मिलती है, चंबल नदी, उत्तर प्रदेश इटावा। उसके बाद में इटावा के पास में ही एक और नदी यहीं से जाके मिलती है, इसका नाम है सिंध नदी। क्या नाम है? सिंध नदी। सिंधु नहीं, सिंध नदी, ये छोटी नदी है। उसके बाद में एक जगह पड़ता है हमीरपुर, तो हमीरपुर में जो है एक नदी जाती है, ये बेतवा। फिर जो है एक स्थान पड़ता है बांदा, तो बांदा में जो है ये जाती है केन नदी। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये जो नदियां हैं ये तो यमुना की सहायक नदियां हैं, लेकिन फिर भी इनको गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत ही पढ़ा जाएगा। और क्यों ये जो है पहले जो है यमुना में मिलती हैं, यमुना के माध्यम से जो है जल गंगा में पहुंचता है। तो इन सब सहायक नदियों के नाम आप याद रखेंगे। अब फिर और आगे देख लीजिए क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ता है फरक्का। कौन सा जगह है? फरक्का। यहां जब नदी पहुंचती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो मुख्य धारा जो बांग्लादेश में चली जाती है, और एक और वितरिका, इसको क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी इसको कहते हैं, ठीक है। इसका नाम है हुगली। हुगली जो है जिसपे कोलकाता नगर बसा हुआ है, तो ये जो है हमारे पश्चिमी बंगाल में से होते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है हुगली नदी। तो यहाँ फरक्का में दो हिस्सों में ये बड़ी, एक तो मुख्यधारा का नाम जो है इसको, चूंकि यहाँ पे गंगा नदी को भागीरथी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब यही गंगा, मान लेते हैं यहाँ से बांग्लादेश हम मान ले रहे हैं, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। उधर से जो है एक नदी आती है इस साइड से, यानी ये ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी इससे गंगा से मिल जाती है। गंगा यानी यहाँ इसको पद्मा कह रहे हैं, तो पद्मा से आके ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। फिर भी इसका नाम पद्मा ही रहता है। लेकिन एक और नदी आती है, मेघना नदी। तो मेघना नदी जो है जब मिलती है पद्मा से, तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। तो गंगा का आखिरी नाम जो है ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक बार फिर से देख लीजिएगा यहाँ पे, जब ये फरक्का पे गंगा नदी पहुंचती है तो ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक हुगली और एक का नाम हो जाता है भागीरथी, क्योंकि यहाँ बंगाल में इसको गंगा को भागीरथी कहते हैं, यानी पुराना वाला नाम जो पहले था। उसके बाद में जैसे ये नदी यानी गंगा नदी ये अगर जैसे यहाँ इंटर करती है बांग्लादेश के अंदर, इसको पद्मा कहने लगते हैं। पद्मा में जो है आके नदी मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी, फिर भी इसका नाम पद्मा ही रहता है। फिर मेघना नदी आके पद्मा से मिल जाती है, तो पद्मा का नाम बदल करके फिर मेघना हो जाता है। यानी लास्ट में मेघना नदी के नाम से गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ ध्यान देना कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जब ये दो नदियां मिलती हैं बांग्लादेश के अंदर, ये बांग्लादेश में सारा काम हो रहा है। यहाँ पे ये जो भी यहाँ हो रहा है ये सब बांग्लादेश में हो रहा है। तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलती हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि सुंदरी एक वृक्ष होता है, तो वहाँ ये वृक्ष ज़्यादा मिलता है, तो इसीलिए जो है वो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसी सुंदरबन में जो है रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है, पैंथरा टाइग्रिस जो हमारा राष्ट्रीय पशु है। गंगा से जुड़ी एक चीज और हम देख लेते हैं, नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है माँ गंगे हम तुझे प्रणाम करते हैं। दरअसल में ये केंद्र सरकार की जो है एक परियोजना है,
और इस परियोजना की शुरुआत जो है 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर सत्ता में आई, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने क्या किया, इस योजना की शुरुआत की। और इस योजना का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, गंगा की सफाई, गंगा की सफाई। तो इसमें जो है इसको प्रदूषण मुक्त कराना है और इसको फिर से पुनर्जीवित करना है। यही नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य है। अब हम लोग जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहां से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में एक यहां पे है मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील के पास से ये निकलती है। ध्यान देना कि मानसरोवर जो झील है इसके पास से 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी तो पश्चिम की तरफ चली जाती है, एक नदी जो है पूर्व की तरफ चली जाती है और एक नदी दक्षिण की तरफ चली जाती है। इसका नाम क्या है? सिंधु नदी। जो पश्चिम की तरफ नदी जाती है ये सिंधु नदी नाम है। इसका नाम सतलज है और इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी नाम है इसका। तो ध्यान देना कि तिब्बत में एक झील है जिसका नाम मानसरोवर झील है। क्या नाम है इसका? मानसरोवर झील। इसी के पास से 3 नदियां निकलती हैं। ध्यान रहे कि मानसरोवर झील से नहीं निकलती हैं, बल्कि मानसरोवर झील के पास से ये तीनों नदियां निकलती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? ये मानसरोवर झील के पास से ये निकलती है और इस तरह से जो है ये अपने पूर्व दिशा में बहती हुई चली जाती है और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से फिर असम में आ जाती है और असम के बाद में फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है और फिर ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो मानसरोवर झील के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी तक इसका रास्ता है। अब इसको जान लेते हैं कि ये जब नदी यहां से निकलती है तो इसका जो है नाम दूसरा रहता है। देखिए इसके कई नाम हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब ये तिब्बत में रहती है तो इसको सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्बत में जो है इस नदी को सांगपो कहते हैं। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, अरुणाचल प्रदेश, तब इसको कहते हैं दिहांग। लेकिन जब ये असम में चली जाती है, असम, तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और जब यही नदी बांग्लादेश में चली जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। तो ये 4 नाम आप ध्यान में रखिए। यानी यहां तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग और असम के अंदर जो है इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र और ये बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं इसको। देखिए जब तिब्बत से नदी चलती है तो तिब्बत में इस नदी को बहुत ही कम अवसाद प्राप्त होता है, बहुत ही कम गाद रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल में सबसे बड़ा जो वजह है कि यहाँ पे बारिश कम होती है और जब बारिश कम होती है तो नदी को जब कम पानी प्राप्त होती है तो नदी का वेग धीमा हो जाता है। इसलिए नदी यहाँ पे अपर्दन नहीं कर पाती है और जब अपर्दन नहीं करती है
तो अवसाद जो है उसको कम मिलता है, थोड़ी बहुत मात्रा में अपरदन करती है। इसके अलावा जो है दूसरा जो वजह है कि यहाँ की चट्टानें जो है कठोर हैं, इस वजह से अपरदन भी बहुत ही कम मात्रा में हो पाता है। तो इसीलिए तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को बहुत ही कम अवसाद प्राप्त होता है। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उससे पहले ये यू आकार का टर्न बनाती है। यहाँ एक नामचा बारवा नाम का पर्वत शिखर है, इसी की वजह से जो है ये नदी यू आकार में मुड़ती है। जैसे यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो एक बहुत बड़ा ही महाखड्ड बनाती है, गार्ज बनाती है। तो इसको कहते हैं दिहांग गार्ज, क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम दिहांग हो जाता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं दिहांग गार्ज। उसके बाद में ये नदी जो है और आगे बढ़ती है, फिर ये असम में आ जाती है। असम में एक जगह पड़ता है सदिया। देखिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं इसको कि ये नदी जो है निकलती है मानसरोवर झील के पास से। मानसरोवर जो है क्या है, एक झील है, इसी के पास से ये नदी निकलती है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे है नामचा बारवा नाम का पर्वत शिखर, इसीलिए जो है ये नदी इस तरह से इसे मुड़ जाती है यहाँ पे। और जब यहाँ पे मुड़ती है तो ये गार्ज बनाती है, इसको कहते हैं दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज। अब ये नदी जो है और आगे बढ़ती है, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग ही कहते हैं। जैसे यहाँ पार करती है, ये अरुणाचल प्रदेश ऊपर मान लीजिए आप, ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। ये नदी प्रवेश करती है असम के अंदर। असम में जो है एक नगर पड़ता है सदिया, जगह का नाम क्या है, सदिया। तो सदिया से जो है इधर जो ये असम में नदी प्रवेश कर जाती है, और यहां एक जगह पड़ता है धुबरी। तो सदिया और धुबरी के बीच में ये ब्रह्मपुत्र इसका नाम हो जाता है, और ये जो है असम के मैदान में बहती है, यानी ये मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे नावें भी चलती हैं, इसको NW2 के नाम से जाना जाता है, यानी नेशनल वाटरवे नंबर 2, सदिया से धुबरी के बीच में। यहाँ पे क्या होता है कि कहने का मतलब क्या है कि सदिया से धुबरी के बीच में नाव चलाई जा सकती है। यहां पे जो है सदिया के पास जो है इधर से दो नदियां आके मिलती हैं। सदिया के पास में एक पासीघाट जगह पड़ता है, यहीं पे आके दो नदियां मिलती हैं। एक का नाम है दिबांग, इसका क्या नाम है, दिबांग। ध्यान देना कि दिहांग और दिबांग में फर्क होता है। दिहांग तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है अरुणाचल प्रदेश में, और जो दिबांग है ये सहायक नदी है, यानी दिबांग और दिहांग में फर्क है। उसके बाद में एक नदी है तो यहां पे मिल जाती है सदिया के पास में दिबांग, और एक लोहित नदी है, ये नदी भी जो है यहाँ पे मिल जाती है सदिया के पास में ही। ये दोनों नदियां दिबांग और लोहित एक ही जगह मिलती हैं असम के अंदर। फिर जैसे नदी जो है आगे बढ़ती है तो यहाँ पे जो है नदी क्या करती है कि बीच में जो है एक द्वीप बनाती है, इसका नाम है माजोली नदी द्वीप। माजोली नदी द्वीप। ध्यान देना कि चूंकि जब ये नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो ये गुम्फित जलमार्ग बनाती है। गुम्फित का मतलब गूंथी हुई, कहने का मतलब है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में आती है तो
बीच में जो है मलबा को जमा कर देती है और कई धाराओं में बढ़ करके फिर आगे जाके मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से कोई नदी की धारा जा रही थी, उसके बाद में पता चला कि फिर जाके आगे मिल गई, बीच में क्या बन गया, एक द्वीप बन गया। तो इस तरह से जो है इसको कहेंगे नदी द्वीप। तो इस तरह से कई जगह जो है असम के अंदर जो है ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह का नदी द्वीप बनाती है। नदी द्वीप का मतलब नदी के अंदर द्वीप। तो संसार में सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ठीक है, ये असम के अंदर सब पड़ेगा। फिर और आगे बढ़िए जब, तो इधर से एक नदी आती है, इसका नाम है सुबनसिरी। क्या नाम है इसका? सुबनसिरी इसका नाम है। तो सुबनसिरी इधर से आके मिलती है। और एक नदी जो है, एक नदी इधर से आके फिर से मिलती है, ये इसका नाम क्या है? धनसिरी। यहां पे एक नदी है कामेंग नदी, इसका नाम क्या है? कामेंग। कामेंग नदी मिलती है। कामेंग के बाद में मानस नदी, इसका नाम क्या है? मानस। मानस के बाद में फिर एक नदी आती है संकोश। संकोश। और फिर जो ये सभी नदियां जो है असम के अंदर मिलती हैं। और एक नदी जो है इधर से आती है सिक्किम से, जिमो ग्लेशियर से, और ये मिल जाती है बांग्लादेश में जाके मिलती है। यहां से बांग्लादेश, धोबरी के बाद में ये सब बांग्लादेश हो जाता है। इधर ये सब क्या हो जाता है? बांग्लादेश। तो ये तीस्ता नदी है। तो ध्यान देना, ये सब सहायक नदियां हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं, ये अगर बाएं तरफ से देखा जाए तो दिबांग, लोहित, उसके बाद में धनसिरी, ये बाएं तरफ से जो है बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। अगर दाएं तरफ से देखा जाए तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और ये तीस्ता जो है जाके मिलती है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से। तीस्ता नदी के बारे में एक रोचक बहुत ही कहानी है कि ये नदी कभी जाके गंगा से मिलती थी। क्योंकि अगर सीधी चले आए तो इधर ये गंगा मिल जाएगी, यानी पद्मा जिसको कहते हैं। तो इसने रास्ता जो है बाद में बदल लिया। पहले इस तरह से ये नदी बहती थी, बाद में जो है क्या हुआ, नदी इस तरह से इसमें जाके मिल गई, तीस्ता नदी। जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। उसके बाद में इधर से जो है गंगा नदी आती है, यानी पद्मा, उससे दोनों मिल जाते हैं। और इस तरह से दोनों की सब संयुक्त जो जलधाराएं हैं वो जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अंत में जो है इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत ही बड़ा डेल्टा बनाती हैं। इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।